हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ एकता फ्रॉम ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड और आज है 5 दिसंबर, दिन शनिवार। हम पढ़ रहे हैं 21वीं सदी का व्यवसाय बाय रॉबर्ट टी क्यूसाकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13, संपत्ति 5, एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक अति महत्वपूर्ण सच्चाई बताई जा रही है जिससे आपको हैरानी हो सकती है। यह व्यवसाय उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रतिभाशाली हो। मैंने कुछ अध्याय पहले वादा किया था कि जॉन इसके बारे में ज़्यादा बातें बताएंगे और अब वह समय आ चुका है। रॉबर्ट: जॉन, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ पैदाइशी सेल्स प्यूपिल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सफल हो पाए? जॉन: इससे ना सिर्फ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ बल्कि वास्तव में मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक तरह से इसका विपरीत सच है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किसी पैदाइशी सेल्समैन को अक्सर पहली चीज़ यह करनी होती है कि वह बेचने के बारे में हर वह चीज़ भूल जाए जो वह जानता है। मैंने जितने भी बेहद सफल नेटवर्क मार्केटर्स देखे हैं, जिनमें से कई कोच, माँ, पादरी और शिक्षक हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाने और दूसरों की मदद करने में वाकई मज़ा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग जबरन बेचने के बारे में नहीं बल्कि जानकारी का आदान प्रदान करने और व्यक्तिगत कहानियाँ सुनाने के बारे में है। इस व्यवसाय में अपने द्वारा लाए लोगों की सफलता की परवाह करना भी है। वैसे यह एक अच्छी बात है क्योंकि 20 में से केवल एक व्यक्ति ही पैदाइशी सेल्समैन होता है। बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप क्या कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी यह है कि आप कितना अनुसरण कर रहे हैं। रॉबर्ट: कई बार जब मैं कहता हूँ कि यह व्यवसाय बिक्री के बारे में नहीं है तो मुझे संदेहवाही प्रतिक्रिया मिलती है। हाँ, लेकिन क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब, चाहे आप इसे बेचना कह लें या जानकारी का आदान प्रदान करना, बात तो वही है। क्या यह काफ़ी हद तक शब्दजाल नहीं है? जॉन: नहीं, यह शब्दजाल नहीं है और यह ज़रूरत से ज़्यादा गहराई भी नहीं है, और यह अनुसरण या नकल की सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मैं उस व्यक्ति से यह कहूँगा, यदि आप एक कमाल के अनूठी योग्यता वाले सुपरस्टार सेल्स पर्सन हैं तो आप सेल्स में बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं, लेकिन संभवतः नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमज़ोर रहेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क के ज़्यादातर लोग आपकी नकल नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा और जल्द ही दम तोड़ देगा। रॉबर्ट: क्योंकि आप शैशव काल में ही इसका गला घोट देते हैं। जॉन: सही बात है, और मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। मैंने अक्सर देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग शुरुआत करते हैं तो वे ईंट की इस दीवार से सिर टकराकर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अपनी अनूठी उपाय कुशलता, गुणों और विशेष योग्यताओं का इस्तेमाल करने से ही वे सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें अहम सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं और फिर दूसरे भी क्या कर सकते हैं। मैंने कंपनियों को भी यही गलती करते देखा है। वे व्यक्तिगत बिक्री के उच्च स्तरों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हर एक को यह दिखाने पर ज़्यादा जोर नहीं देती है कि वे अपने प्रयासों को दूसरे के ज़रिए बहुगुणित कैसे कर सकते हैं। यहाँ शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की योग्यता नहीं बल्कि अनुसरण या नकल करने की योग्यता जादुई कुंजी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस बात को स्पष्ट नहीं करती है तो इससे उनके विकास का इंजन ऊर्जावान नहीं बन पाता। यानी वे लोग जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं या अपने ही जैसे लोगों को तैयार करते हैं। रॉबर्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन से। रॉबर्ट: यह आश्चर्यजनक है क्योंकि जब लोग बेचते समय अनूठे तरीके आजमाने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि यह क्या है। यह तो एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की सोच होती है, बी क्वाड्रेंट जैसी नहीं। एस क्वाड्रेंट में रहते वक्त बेशक प्रतिभाशाली, रचनात्मक और अनूठे बने, लेकिन बी क्वाड्रेंट में यहाँ तो वह मौत का चुंबन है। हेनरी फोर्ड ने अपने कर्मचारियों की अनूठी योग्यताओं और प्रतिभाओं के आसपास बिजनेस मॉडल बनाकर एक साम्राज्य नहीं बनाया और पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया।
देखिए, वे अपनी कारों को हाथ से बनाने के लिए मजदूर रख सकते थे। वे कारें गजब की होती और शायद वे सैकड़ों कारें बेच भी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें साधारण लोग अपना समय तथा प्रयास लगा सकें और व्यापक पैमाने पर करोड़ों कारें बना सकें। फोर्ड ने बी क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोचा। जॉन, मैं इस तरह से नहीं कहता, लेकिन मामला बिल्कुल यही है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से सोचना होता है। एक बार फिर आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को असली शक्ति इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप कितना अनुसरण यानी कि डुप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवसाय ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी लगभग हर व्यक्ति तत्काल नकल कर सके। क्यों? क्योंकि आप जो करते हैं उसकी दूसरों द्वारा नकल करना ही तो वह काम है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आपको करवाने की ज़रूरत है। इसी से आपकी सफलता तय होती है। हम एक पल में डुप्लीकेशन या नकल के इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुस्तरीय शब्दावली के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक है असीमित बहुस्तरीयता के लिए सूचना के औजार। जॉन ने कहा कि डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका यह है, आपके व्यवसाय की शक्ति इसकी बहुस्तरीयता में है। बहुस्तरीय व्यवसाय वह होता है जिसमें किसी भी स्तर पर काम किया जा सकता है। उद्यमियों के मामले में यह अक्सर सफलता या असफलता का अहम मुद्दा होता है। संसार में ऐसे कई संभावित उद्यमी भरे पड़े हैं जो अद्भुत व्यवसाय खड़े कर लेते हैं, जब तक कि वे इतने छोटे पैमाने पर चले कि वे व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित कर सकें। लेकिन बहुत कम उद्यमी यह बात समझ पाते हैं कि अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को बड़ा कैसे बनाएं ताकि उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता के बिना ही व्यवसाय बार बार बहुगुणित हो सके। यही रे क्रॉक की प्रतिभा का रहस्य है जिससे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स चेन बनाई। उन्होंने खास तौर पर प्रतिभाशाली रेस्टोरेंट वालों का एक अभिजात्य समूह नहीं खोजा जिनमें उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट को चलाने की उच्च स्तरीय विशेषता हो। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे विशेषज्ञता रेस्टोरेंट में ही आ जाए। यही काम स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने किया है। केवल बेहद निपुण वक्ताओं प्रस्तुति देने वाले सेल पीपल को नियुक्त करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सूचना साधनों के रूप में प्रस्तुति को तंत्र में ही स्थापित कर दिया है। और जैसा जॉन स्पष्ट करते हैं, यह रातों रात नहीं हुआ। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में इसके सदस्यों के सामने एक गंभीर चुनौती आई। हालांकि यह सच है कि हर व्यक्ति प्रस्तुति देना सीख सकता है, लेकिन यह सच नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभावी प्रस्तुति दे सकता है। इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप में तो कोई भी इस व्यवस्था में सफल हो सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में यह व्यवसाय जरूर सचमुच बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले लोगों पर निर्भर रहा और इसमें सफल होने का एक बड़ा हिस्सा यह सीखना था कि बेहतरीन प्रस्तुति कैसे दी जाए। लेकिन सेलिंग की तरह ही प्रभावी और पेशेवर प्रस्तुति देने में भी बहुत कम लोग निपुण होते हैं। इस कारण व्यवसाय के फलने फूलने की क्षमता काफ़ी सीमित होने लगी। रॉबर्ट, और यहीं पर प्रस्तुति के साधन तस्वीर में आते हैं। जॉन, सही है। बरसों पहले लोगों ने ब्रोशर्स और सेल्स बुक्स के जरिए इसे चलाने की कोशिश की थी और वे काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि आम आदमी बेहतरीन प्रस्तुति तो नहीं दे सकता, लेकिन वह संभावित ग्राहक को अपना ब्रोशर या कैटलॉग जरूर दिखा सकता है। वैसे बुकलेट्स और ब्रोशर इतने रोचक नहीं होते कि वे किसी की रुचि को उस तरह जागृत कर दें जिस तरह एक ज़बरदस्त वक्ता की बेहतरीन प्रस्तुति जगा सकती है। वैसे पिछले कुछ दशकों में प्रस्तुति की तकनीक में भारी बदलाव आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की विस्फोट ने खेल के मैदान को समान बना दिया है। डिजिटल टूल्स, सीडी, डीवीडी और ऑनलाइन मीडिया की बदौलत किसी सजीव प्रस्तुति की रोचकता और प्रभावी गुणवत्ता का दोबारा दोहन करना अब संभव हो गया है। रॉबर्ट, मुझे यह बात दिलचस्प लगती है कि आपने इस पुस्तक का शीर्षक 21वीं सदी का व्यवसाय रखा है।
हालांकि यह व्यवसाय कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत वास्तविक अर्थ में यह बिजनेस मॉडल इसी समय अपनी सच्ची संभावना तक पहुंच रहा है, और इसका एक कारण वह भी है जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आज जब आप अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको कोई कुशल सार्वजनिक वक्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनने की कोशिश वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि यह बहुत विशेषज्ञतापूर्ण योग्यता है, इसलिए इसका व्यापक अनुसरण या नकल संभव नहीं है। इसलिए आप खुद को विशेषज्ञ वक्ता बनने और अनूठी प्रस्तुति देने के लिए प्रशिक्षित नहीं करते हैं, बल्कि उन बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी कंपनी ने आपको प्रस्तुति के लिए दिए हैं। यही नहीं, इन बिजनेस टूल्स की लागत काफ़ी कम होती है, इसलिए भी क्योंकि उन्हें सस्ता बनाना कंपनियों के हित में होता है, और इसलिए भी क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण अब यह संभव हो गया है। कम लागत, उच्च गुणवत्ता की सीडीज, डीवीडीज और ऑनलाइन प्रस्तुतियों, उच्च गुणवत्ता के लाइव ऑडियो और वीडियो ने सचमुच प्रजातांत्रिक और बहुस्तरीय नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सपने को संभव बना दिया है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन गया है जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों को शामिल होने और उत्कृष्ट बनने का अवसर मिला है। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपना नेटवर्किंग व्यवसाय बनाते हैं तो आप एक बहुस्तरीय संपत्ति बना रहे हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि आप अपने व्यवसाय को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। वैसे आगे जाने से पहले मुझे एक बार फिर खलनायक की भूमिका निभानी होगी। रॉबर्ट, जॉन, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ कि जो मैंने कुछ संदेहवादियों को पूछते सुने हैं जब वे नकल करने के बारे में इस बिंदु को सुनते हैं, अगर आपको सचमुच शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है और आपको विशेषज्ञ वक्ता या प्रस्तुति देने वाला बनने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है? कंपनी को आपकी ज़रूरत क्यों है? जॉन, आपके नेटवर्क के कारण। इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, और इसीलिए कंपनी को आपकी ज़रूरत है और इसलिए वह आपको भुगतान करती है। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपका काम यह होता है कि आप लोगों से संपर्क करें, उन्हें उन प्रोडक्ट का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करें जिनके बारे में आप रोमांचित हैं, उन्हें अपने पास उपलब्ध जानकारी बताएं और फिर उनसे दोबारा संपर्क करें। जब वे इस व्यवसाय में आपके साथ जुड़ने का फैसला कर लें, तब आप उन्हें उत्साह से अपने अनुभव बताते हैं और आपने जो सीखा है वह सीखने में उनकी मदद करते हैं। एक बार फिर यहाँ भी ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जो प्रशिक्षण की विशेषज्ञता और बहुत सारे बोझ को आपके कंधे से हटा देते हैं। आपका काम संबंध बनाना है, बातचीत करना है, संभावनाओं को टटोलना है, लोगों से जान पहचान बढ़ाना है और यह समझने में उनकी मदद करना है कि यह व्यवसाय किस बारे में है। तो इस व्यवसाय के कुछ हिस्से जहां एक औजार आपसे बेहतर काम कर सकते हैं, यह प्रस्तुति है और कुछ हद तक प्रशिक्षण। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ आप ही अनूठे ढंग से कर सकते हैं, जैसे लोगों से जुड़ने वाला हिस्सा। यहाँ बुनियादी विचार यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप संदेश नहीं, संदेश वाहक होते हैं। वे दिन लद गए जब आप सैंपल देने के लिए अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट्स का भारी पैक लादे लादे घूमते थे, अपने लिविंग रूम में पूरा रिटेल स्टोर सजा लेते थे या प्रोडक्ट्स की विशेषज्ञताओं तथा आर्थिक आंकड़ों की लंबी सूचियां रटते थे। यह 21वीं सदी है। आज की नेटवर्क मार्केटिंग में यह सारा काम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हो जाता है। आपका काम तो सिर्फ संपर्क करना, आमंत्रित करके उन्हें बुलाना है। वैसे इसका यह मतलब नहीं है कि आपको योग्य बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। आपको वे योग्यताएं विकसित करने की ज़रूरत है जिन्हें हमने संपत्ति के 1 रुपए के हिस्से के रूप में देखा। आत्मविश्वास पाने, अस्वीकृति झेलने, संवाद करने, बेहतरीन कहानी सुनाने वाला बनने, लोगों की परवाह करने, लोगों को सिखाने और बाकी कई योग्यताएं।
लेकिन ये ऐसी योग्यताएं हैं जो हर एक के लिए सुलभ है। यदि आपने कभी किसी सॉकर लीग, पीटीए समूह या चेस क्लब को बनाने में मदद की है, या किसी राजनीतिक अभियान का चर्च कमेटी के सदस्य रहे हैं, कभी लिटिल लीग को कोचिंग दी है या अपना खुद का बैंड बनाया है, तो आप जानते हैं कि नेटवर्क बनाना कैसा होता है। आप जो करते हैं उसकी नकल के लिए आपको बेहद योग्य सेल्स पीपल की ज़रूरत नहीं, आपको तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बुनियादी व्यावसायिक और संवाद योग्यताएं सीखने के इच्छुक हों तथा वे स्वयं संकल्पवान उद्यमी और टीम निर्माताओं के रूप में विकास करना चाहते हो। संसार में बहुत कम लोग बेचने में सचमुच निपुण होते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से कोई भी नेटवर्किंग, कोचिंग और टीम बनाने में निपुण बन सकता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय आपके करोड़ों पड़ोसियों के लिए खुला हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय है। जब आप अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 5 और फिर 50 लोगों तक कर लेते हैं तो आप एक बुनियादी योग्यताओं में माहिर हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको इसे बढ़ाकर 500, 5000 और इससे भी आगे तक ले जाने वाली होती है। और इससे हम नेतृत्व पर पहुंच जाते हैं। अध्याय 14, संपत्ति 6, अतुलनीय नेतृत्व योग्यताएं। ये हमारा टॉपिक है या हमारे चैप्टर का जो है शीर्षक है। जब मैं पहल नेटवर्क मार्केटिंग के संसार पर शोध कर रहा था तो उस दौरान मैं कई मीटिंग्स तथा कार्यक्रमों में गया, जहां मैंने दर्जनों लोगों को खड़े होकर बोलते सुना और दूसरों की उनकी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित करते देखा। इन लोगों ने शून्य से शुरुआत करने की अपनी कहानियां बताई कि किस तरह वे अंततः अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज़्यादा दौलतमंद कैसे बने। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह व्यवसाय उन लोगों के लिए बिल्कुल वही कर रहा था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे करने को कहा था। यह उन्हें व्यवसाय के सिद्धांत ही नहीं सिखा रहा था, यह तो उन्हें लीडर्स के रूप में ढाल रहा था। हालांकि वे ढेर सारे पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग दरअसल दूसरों को उनके खोल के बाहर निकालने, अपने डरों के पार जाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए यह जरूरी था कि वक्ता के पास नेतृत्व संबंधी योग्यताएं हों। नेतृत्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भले ही कई लोग सपना, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना और स्वतंत्रता जैसे घिसे पिटे शब्द दोहराते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतना विश्वास और प्रेरणा जगा पाते हैं कि दूसरे उन शब्दों का अनुसरण करने लगे। यह सही शब्द रटने और उन्हें दोहराने का मामला नहीं है, यह तो शब्दों के जरिए दूसरों के दिल तक सीधे पहुंचने की योग्यता विकसित करना है। यह एक ऐसा गुण है जो शब्दों से परे होता है, यह वास्तविक नेतृत्व है। आप सोच सकते हैं कि नेतृत्व योग्यताएं संपत्ति 1 असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा या संपत्ति 2 व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग के हिस्से में शामिल होनी चाहिए थी। तार्किक बात है, आप दोनों ही के पक्ष में दलील दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेतृत्व की क्षमता ऐसे योग्यताओं का इतना मूल्यवान, इतना शक्तिशाली तथा इतना दुर्लभ समूह है कि यह अपने आप में एक वास्तविक संपत्ति है और एक अलग अध्याय की हकदार है। सभी अन्य व्यावसायिक योग्यताएं महत्वपूर्ण होती है, लेकिन नेतृत्व ही वह शक्ति है जो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ती है। नेतृत्व की वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई व्यवसाय बेहतरीन बनता है। शब्दों को सीधे दिल तक पहुंचाना। मैं 50 और 60 के दशक में मैं 50 और 60 के दशक में बड़ा हुआ था। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी उन महानतम वक्ताओं में से एक थे जिन्हें मैंने सुना था। जब मई 1961 में उन्होंने अमेरिका को बताया कि हम एक दशक के भीतर इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों को दरअसल जरा भी पता नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे।
यह महत्वाकांक्षा से परे था। यह तो अकल्पनीय था, लेकिन इसके बावजूद हमने यह काम कर दिखाया। हालांकि 3 साल के भीतर ही कैनेडी की हत्या हो गई, लेकिन इनका नेतृत्व इतना प्रबल और शक्तिशाली था कि उनका सपना उनकी मौत के बाद भी कायम रहा। उनकी हत्या के बावजूद, वियतनाम की विभीषिका के बावजूद, देश में दंगों और मत भिन्नता के बावजूद तथा कनेडी के उपराष्ट्रपति के बाद उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रिचर्ड निक्सन के 1968 में राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमने क्या किया? हमने 1969 में इंसान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया, निश्चित रूप से 1 दशक के भीतर। यही नेतृत्व है, आपके बताए गए सपने की प्रबल शक्ति द्वारा काम करवाने की शक्ति। सच्चे लीडर्स पहाड़ भी हिला सकते हैं। वियतनाम में मैंने खोजा कि महान लीडर्स कठोर नहीं थे, जो चीखते चिल्लाते हो या दूसरों का अपमान करते हो। मैंने पाया कि युद्ध की गर्मी में भी महान साहसी लीडर्स प्रायः शांत रहते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो उनके शब्द हमारे दिलों और आत्माओं तक पहुंचते थे। सभी महान लीडर्स कहानीकार थे, जो अपने सपने को इतने सजीव तरीके से संप्रेषित कर सकते थे कि बाकी लोग भी उसकी साकार तस्वीर देख लेते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद को देखें, वे सभी महान लीडर्स थे, जिसका अर्थ है कि वे महान कहानीकार थे। पैसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता, यह तो सबसे अच्छे लीडर्स और व्यवसाय की ओर प्रभावित होता है। जो व्यवसाय अपनी कहानी बताने का तरीका भूल गया है, उसका धंधा भी जल्द ही चौपट हो जाता है, भले ही उसके पास टनों सामान पड़ा हो। जब मैं कोई ऐसी कंपनी देखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उसका लीडर कंपनी के सपने को संप्रेषित नहीं कर पाता, वह कहानी नहीं बना पाता। वह लीडर स्मार्ट तो हो सकता है, लेकिन संप्रेषण के मामले में कमज़ोर होता है। बिग कंटेंट के लिए आपको नेतृत्व की जिन योग्यताओं की ज़रूरत होती है, वे उन प्रबंधन योग्यताओं से बहुत अलग होती है जिनकी आपको ई और एस कंटेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे गलत ना समझे, प्रबंधन की योग्यताएं महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन और नेतृत्व की योग्यताओं में बहुत फर्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर्स हो, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि लीडर मैनेजर हो। मैं एस कंटेंट के कई विशेषज्ञों या छोटे व्यवसाय मालिकों से मिलता हूं, जो अपने व्यवसाय का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन एक वजह से नहीं कर पाते, उनमें नेतृत्व की योग्यताएं नहीं होती। कोई भी उनका अनुसरण नहीं करना चाहता, कर्मचारी उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ना ही उनसे प्रेरित होते हैं। मैं मध्यम श्रेणी के कई ऐसे मैनेजर्स से मिला हूं जो कंपनी की सीढ़ी चढ़ने में इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संवाद नहीं कर पाते। संसार ऐसे ढेरों एकाकी लोगों से भरा हुआ है जो अपने सपनों का स्त्री या पुरुष सिर्फ इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि वे यह संप्रेषित ही नहीं कर पाते कि वे कितने अच्छे इंसान हैं। संवाद जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, और यही वह नंबर 1 योग्यता है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को कई बार खुद को सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार कहते हैं। वास्तव में उनके सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार होने का बहुत सीधा सा कारण है, वे दरअसल सबसे अच्छे कहानीकार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने पर मुझे कई बेहद सफल असली दुनिया के व्यवसाय मालिकों से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपने व्यवसाय शून्य से शुरू किए थे। कई बेहतरीन शिक्षक थे क्योंकि वे सिद्धांत नहीं, अनुभव से सिखा रहे थे। कई सेमिनार्स में मैं प्रायः उनकी बिना लाग लपेट की बातों पर सहमति में सिर हिलाने लगता था, जब वे बताते थे कि व्यवसाय की असली दुनिया में बचे रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेमिनार्स के बाद मैं अक्सर निर्देशकों से बातचीत करता था। मैं इस बात पर हैरान था कि उन्होंने कितना सारा पैसा कमाया था, ना सिर्फ व्यवसायों से बल्कि निवेशों से भी। कई ने तो अमेरिकी कंपनियों के कई शीर्षस्थ सीईओ से भी बहुत सारा पैसा कमाया था या बनाया था। बहरहाल, इन निर्देशकों में एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि वे अमीर थे और उन्हें ऐसे कार्यक्रम देने की निश्चित ही ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनमें अपने साथियों को सिखाने और उनकी मदद करने का जोश था। मुझे एहसास होने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय इस बात पर आधारित है कि लीडर्स
लोगों को ऊपर खींचे, जबकि पारंपरिक कंपनियां या सरकारी संस्थाएं केवल कुछ लोगों को ही तरक्की देने पर आधारित है, जबकि अधिकांश कर्मचारियों को नियमित तनख्वाह से संतुष्ट रखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत के ये निर्देशक को नियमित तनख्वाह नेटवर्क मार्केटिंग जगत के निर्देशक यह नहीं कह रहे थे अगर आप प्रदर्शन नहीं करते तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसके बजाय वे कह रहे थे कि आइए मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद करता हूं। जब तक आप सीखना चाहते हैं तब तक मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। हम एक टीम हैं। एक बहुत खास प्रकार का लीडर। नेतृत्व गुण कई लोगों के भीतर होता है, लेकिन वे बाहर प्रकट नहीं हो पाते। उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता। मेरे अमीर डैडी यह बात समझते थे। उन्होंने मुझे मैरीन कॉर्प्स और इसके बाद वियतनाम जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका एक कारण यह भी था कि वे जानते थे कि इससे मेरी नेतृत्व योग्यताओं का विकास होगा। लेकिन अपने भीतर के लीडर को प्रकट करने के लिए आपको नौसेना में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वह अवसर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भी मिल सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के नेतृत्व कार्यक्रम की सच्ची सुंदरता सिर्फ इसी तथ्य में निहित नहीं है कि इसके नेतृत्व का विकास होता है। विशेष बात तो यह है कि इससे एक खास प्रकार का नेतृत्व प्रकट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार के लीडर को विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपनों का पीछा कराना सिखाकर उनके जीवन में सपने साकार करना सिखाए। सेना इस तरह का लीडर तैयार करती है जो लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। व्यावसायिक जगत इस तरह का लीडर तैयार करती है जो प्रतिस्पर्धा को परास्त करने के लिए टीमें बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार का लीडर विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपनों का पीछा करना सिखाकर उनके जीवन के सपने साकार करना सिखाए। शत्रु को हराने या प्रतिस्पर्धाओं को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया में मौजूद आर्थिक संपन्नता को पाने का तरीका सिखाते हैं। नेतृत्व की क्षमता विकसित करने का अवसर एक ऐसा जीवन मूल्य है जो नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में अनूठा और अंतर्निहित है। निश्चित रूप से आप किसी अन्य क्षेत्र में जाकर भी नेतृत्व के गुण सीख सकते हैं। यूँ तो सेना, सरकार, कंपनी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लीडर्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वास्तविक नेतृत्व बहुत दुर्लभ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर। जॉन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनूठी बात यह है कि यह एक ऐसा व्यापक भुगतान तंत्र है जिसमें 100% लोग स्वेच्छा से आते हैं। आपको एक भी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा जिसे समय पर ऑफिस आना पड़ता हो, हाजिरी देनी पड़ती हो, स्वतंत्र प्रतिनिधियों के रूप में किसी को भी नौकरी पर रखा गया हो या निकाला नहीं जाता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वेच्छा से काम करता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है कि क्या करना है, कोई भी आपको आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर यह काम कैसे करता है? आखिर यह मशीन चलती किस इंजन के दम पर है? जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, नेतृत्व। और जो नेतृत्व आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में विकसित करते हैं वह आपके जीवन के हर अन्य पहलू में भी नजर आने लगता है। नेतृत्व के 4 तत्व। पारंपरिक स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी मानसिक योग्यता। यदि आप समीकरण सुलझा सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आपको कंपनी चलाने लायक स्मार्ट मान लिया जाता है। यह मूर्खतापूर्ण है। मैं अगर आज एक सफल उद्यमी हूं तो इसका कारण है नौसेना से मुझे मिला प्रशिक्षण। मिलिट्री स्कूल आपको बेहतरीन लीडर बनने के लिए तैयार करते हैं और इसके लिए वे आपकी मानसिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक योग्यताओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि भीषण दबाव में कैसे काम किया जाए। मुझे वियतनाम में हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता को विकसित किए बिना मैं कभी लौट कर नहीं आ पाता। उसके कमज़ोर होने पर डर यानी कि भावना हावी हो जाता और गोलियां चलाने के काम में मेरे गड़बड़ाने की आशंका थी। इन चारों तत्वों मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक के समन्वय में काम करने से मुझे अपने मिशन में कामयाब होने की मदद मिली। इससे मुझे वह ज्ञान और समझ भी मिली जिसकी ज़रूरत व्यावसायिक जगत में अच्छा लीडर बनने के लिए होती थी, क्योंकि नेतृत्व
के यह चार तत्व व्यवसाय में सफल पाने के लिए बहुत जरूरी थे: मस्तिष्क, आत्मा, शरीर और आध्यात्मिकता। यदि आप अपने इन चारों पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप नाकाम हो जाएंगे, और अगर आप अपने लोगों में भी इन चारों का विकसित नहीं कर पाते और इस तरह उन्हें प्रभावी लीडर्स नहीं बना पाते, तब भी आप नाकाम हो जाएंगे। यह इतनी सी ही सीधी बात है। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है जो मिलिट्री स्कूल्स में सिखाई जाती है: मोर्चे पर रहते वक्त इस चिंता में मत डूबो कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जाहिर है हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन महान लीडर बनने के लिए आपको सीमाएं तय करनी होती है, अपने स्टाफ के व्यवहार की निगरानी करनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार आपको अपनी सूची से लोगों का नाम भी काटना पड़ता है। हाँ, यह भी होता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यह भी होने वाला है। आप सर्वश्रेष्ठ संभव टीम बनाने जा रहे हैं जो अच्छी तरह समझती है कि आपकी उम्मीदें क्या हैं और आप क्या सहन करेंगे तथा क्या नहीं। अध्याय 15 संपत्ति 7 वास्तविक दौलत निर्माण की कार्य प्रणाली। स्वाधीनता का घोषणा पत्र जिन 3 लोगों ने तैयार किया था उसमें थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स शामिल थे। दोनों आजीवन बेहतरीन मित्र थे, हालांकि कई बार उनमें मतभेद भी हुए, बहुत गंभीर मतभेद। उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था और एक समय तो दोनों कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए तथा कई मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। बरसों तक दूसरे और तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने आपस में बातचीत नहीं की, लेकिन अंततः बाद के वर्षों में उनमें सुलह हो गई और उनका एक लंबा पत्राचार अब अमेरिकी साहित्य का एक संग्रहणीय खजाना है। संयोग से उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन 4 जुलाई 1826 में हुई, स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक 50 साल बाद, जिसे उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ लिखा था। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य है: दौलत से उनका संबंध। जेफरसन वर्जीनिया के सामंती जमींदार थे और उनके पास हजारों एकड़ की जायदाद थी। दूसरी ओर एडम्स काफ़ी गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे और मैसेच्यूसेट्स में वकील बने थे। लंबे जीवन काल में उनके पास कभी ज़्यादा दौलत नहीं रही। बहरहाल, जिस दिन उन दोनों की मृत्यु हुई उस दिन एडम्स के पास लगभग $1,00,000 की संपत्ति थी, जबकि जेफरसन पर लगभग $1,00,000 का कर्ज था। जेफरसन के पास पैसा था, जायदाद थी, लेकिन यह सब उनकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलती चली गई। एडम्स के पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहा और वे जीवन भर सादगी से जिए, लेकिन दौलत बनाने में उनकी मजबूत पकड़ थी। यह पुस्तक लिखने का एक केंद्रीय कारण यह सुनिश्चित करना है कि आप पैसे और दौलत के बीच अति महत्वपूर्ण फ़र्क को समझ लें। करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले अधिकांश लोग 3 साल में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही उन्हें अचानक ढेर सारा पैसा मिल गया था, लेकिन वे दौलत की अवधारणा को नहीं समझते थे। दौलत का अर्थ धन ही नहीं है। दौलत आमदनी के आकार से नहीं मापी जाती, दौलत तो समय से नापी जाती है। अगर मेरे पास बचत के नाम पर सिर्फ $1,000 जमा है और मेरे जीवन यापन का खर्च $100 प्रतिदिन है, तो मेरी दौलत इस 10 दिनों के बराबर है। दौलत यह बताने वाली सामर्थ्य है कि आप भविष्य में कितने दिनों तक अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। खुद से पूछें, यदि मैं आज काम करना छोड़ दूं तो आर्थिक दृष्टि से मैं कितने समय तक बचा रह सकता हूं? आपका जो भी जवाब है वही इस पल की आपकी दौलत है। आइए हम इस परिभाषा को थोड़ा गहरा कर लेते हैं। दौलत का पैमाना यह है कि आप अपने वर्तमान स्तर की जीवन शैली को भविष्य में कितने दिनों तक कायम रख सकते हैं, यानी आप में जीवन शैली के उस स्तर पर कितने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग प्रकार के पैसे के लिए काम करते हैं। वे आमदनी उत्पन्न करने के लिए काम नहीं करते, वे दौलत बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सबसे गहन जीवन मूल्यों में से एक जिसे इस व्यवसाय को देखने वाले अधिकांश लोग नहीं समझ पाते, यह है कि यह व्यक्तिगत दौलत निर्माण का इंजन है। टॉपिक है हमारा वित्तीय
स्वतंत्रता पाने के लिए मेरा 4 कदमों का सरल मार्ग है। किम और मैं जीवन में जल्द ही रिटायर हो गए थे। नौकरियों के बिना, सरकारी सहायता के बिना, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में किसी तरह के निवेश के बिना। हमने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन्हें बहुत जोखिम भरे निवेश मानते थे। मेरी राय में म्यूचुअल फंड सर्वाधिक जोखिम भरे निवेशों में से एक है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए किम और मैंने 4 कदमों की सरल योजना पर अमल किया। इस काम में हमें 9 साल का समय लगा, 1985 से 1994 तक। हमने शून्य से शुरुआत की और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर रिटायर हो गए, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी निवेश किए बिना। यह योजना इस तरह है: पहला, एक व्यवसाय बनाएं। दूसरा, अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। तीसरा, रियल एस्टेट में निवेश करें। चौथा, अपनी संपत्ति को विलासिता के सामान खरीदने दें। आइए देखते हैं कि यह श्रृंखला किस तरह काम करती है। पहला, एक व्यवसाय बनाएं। व्यवसाय या कंपनी बनाकर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका के कर कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपनी आमदनी बी कॉन्टेंट से कमाते हैं। दूसरी ओर, कर कानून उन लोगों को सजा देती है जो ई कॉन्टेंट में कमाई करते हैं। कोई भी व्यवसाय किसी बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। किसी भी व्यवसाय को ज़मीन से उठने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है, हालांकि कई बार इसमें कम समय लग सकता है और निश्चित रूप से ज़्यादा समय तो लग ही सकता है। दूसरा, अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। इस प्रक्रिया की कुंजी यह है कि आप अपने व्यवसाय का इस्तेमाल जीवन यापन की आमदनी के मूलभूत स्रोत के रूप में नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नए उतरने वाले बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वे अपने नए व्यवसाय से आमदनी की धारा उत्पन्न होते देखते हैं, वे उस नई आमदनी से अपनी आजीविका के खर्च को बढ़ा लेते हैं। दूसरी, कार खरीदना, ज़्यादा बड़ा मकान खरीदना, महंगी छुट्टियां बनाना आदि। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। मैंने बहुत बुद्धिमान और जानकार लोगों के लिए भी इस राह पर चलते देखा है। वे इसे एक कारण से करते हैं और सिर्फ एक ही कारण से करते हैं। वे अब भी ई कंटेंट में नहीं जी रहे, सांस ले रहे और सोच रहे। यदि आप दौलत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को उस रेखा चित्र के बाएं हाथ वाले हिस्से से निकालकर बी और आई के संदर्भ में सोचना शुरू करना होगा। सबसे पहली बात, अपने दिन की नौकरी करते रहे। आपका लक्ष्य नौकरी के स्थान पर व्यवसाय करना नहीं है। इस तरह तो आप अपने व्यवसाय को ही नई नौकरी मान बैठेंगे। इस तरह आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। इसके बावजूद एक बार जब आपका नया व्यवसाय थोड़ा पैसा बनाने लगे तो सीधे कदम पर पहुंच जाए, उस व्यवसाय में अपनी नई आमदनी का दोबारा निवेश करें ताकि वह और ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन मैं अपने दिन की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे वहाँ काम करने से नफ़रत है। क्या यही असल मुद्दा नहीं है? मैं कर्मचारी के रूप में काम नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग किसी भी व्यवसाय में भारी दौलत सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे आमदनी का व्यवसाय में लगातार निवेश नहीं करते। आपकी बात वाजिब है। आप ई कंटेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और उस नौकरी को लात मारना चाहते हैं। शायद आप उस नौकरी से नफरत करते हैं या अपने काम से तो प्रेम है, लेकिन इस तथ्य से नहीं कि वही काम हर सप्ताह 40, 50 या 60 घंटे तक करते रहना पड़ता हो। कारण चाहे जो भी हो, कठोर सच्चाई यही है, यदि आप अपने जीवन यापन के मासिक खर्च के लिए नए व्यवसाय से मिलने वाली सारी आमदनी खर्च कर देते हैं तो आप व्यवसाय खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप तो दरअसल एक दूसरी नौकरी कर रहे हैं। अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए व्यवसाय का सच्चा मालिक निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग किसी भी व्यवसाय में भारी दौलत सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी आमदनी का व्यवसाय में लगातार निवेश नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह कैसे किया जाता है? जॉन, पारंपरिक कंपनियां दोबारा निवेश करने के लिए कई काम कर सकती है, जैसे नया वेयर हाउस बनाना,
राष्ट्रव्यापी विज्ञापनों पर खर्च करना, नई प्रोडक्ट्स लाइन्स विकसित करना या नए वितरण मार्ग खरीदना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आपको इन चीज़ों पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सभी निवेश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए स्वयं कर देती है। तो फिर आप अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश कैसे करें? निश्चित रूप से कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप समझदारी से पैसे का निवेश कर सकते हैं। आप खुद को परिचित या शिक्षित करने में निवेश कर सकते हैं। दूसरे शहरों में आप अपने बढ़ते नेटवर्क को सहारा देने के लिए यात्राओं में निवेश कर सकते हैं या फिर व्यावसायिक सफलता में मददगार प्रचारात्मक व शैक्षणिक संस्थाओं संसाधनों पर खर्च कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे बड़ा पूंजी निवेश आपका धन का नहीं बल्कि आपके समय का प्रयास होता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क से होने वाली आमदनी का अधिकांश हिस्सा आपके पास बच जाता है। इस शेष पैसे से आप दौलत बनाने की गंभीर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। गौर करें, मैंने दौलत बनाने की कहा है, दौलत गंवाने की नहीं कहा है। वह गलती ना करें जो मैंने बहुत से लोगों को करते देखा। कमीशन के मिलने वाले चेक को ज़्यादा बड़ी कार या मकान पर खर्च ना करें। कमीशन से मिलने वाला सारा पैसा अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में ना उड़ा डालें। अपने नए व्यवसाय से होने वाली आमदनी का अपमान ना करें और उसे ज़मीन में ज़्यादा बड़े गड्ढे खोदकर उनमें ना डालें। इसके साथ उतने ही सम्मान से पेश आए जितने कि यह हकदार है। इसका निवेश करें। तीसरा, रियल एस्टेट में निवेश करें। जब आपकी व्यावसायिक आमदनी बढ़ने लगती है तो आप उस अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट यानी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि मैं इस योजना में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो या अन्य पेपर एसेट्स को शामिल नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इन संपत्तियों को बनाना सबसे आसान होता है, आपको उन्हें बस खरीदना भर होता है, लेकिन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और निवेश में जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। यहाँ विचार यह है कि आप अपनी अतिरिक्त आमदनी का उपयोग इस तरह करें ताकि आमदनी उत्पन्न करने वाली एक संपत्ति बन जाए। वैसे तो आमदनी प्रदान करने वाली कई प्रकार की संपत्तियाँ होती है, लेकिन मैं दो खास कारणों से रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा सलाह देता हूँ। पहला कारण, यह कर कानून रियल एस्टेट में निवेश करने वाले व्यवसाय मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा कारण, आपका बैंकर रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको खुशी खुशी कर्ज दे देगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स खरीदने के लिए 6.5% की दर से 30 साल का लोन मांगकर देखें। वह आपकी खिल्ली उड़ाते हैं और आपको बैंक से बाहर निकाल देते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब किराया चुकाने के ही पैसे मुश्किल से निकल पाते हैं तो मैं रियल एस्टेट में कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा सवाल है। आप नहीं खरीद सकते, यानी तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास अतिरिक्त पैसा ना आ जाए। इसलिए यह कदम व्यवसाय खड़ा करने और उसके विकास में दोबारा निवेश करने के बाद आता है ताकि आपके पास अतिरिक्त नगद पैसा रहे। लेकिन मुझे अपना मतलब पूरी तरह स्पष्ट करने की अनुमति दें। जब मैं कहता हूँ रियल एस्टेट में निवेश करें तो कई बार गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि कई लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि रियल एस्टेट संपत्ति के रूप में कैसे काम करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है किसी कीमत पर जायदाद खरीदना और फिर ज़्यादा ऊंची कीमत पर उसे बेच देना, या तो थोड़े सुधार के बाद फटाफट या फिर कुछ समय बाद। गलत। यह तो गाय को खरीदकर उसे किसी कसाई को बेचने जैसा है। आपको तो यह चाहिए कि आप गाय खरीदें और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखें ताकि आप उसका दूध बेच सकें। रियल एस्टेट खरीदने का उद्देश्य उसे बेचना नहीं है, इसका उद्देश्य तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाना है। इसे अच्छी तरह सीखने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन की ज़रूरत होती है। किसी भी नई चीज़ की तरह इसे सीखने में भी कुछ गलतियां आसानी से हो जाती हैं और रियल एस्टेट की गलतियां खास तौर पर जायदाद के प्रबंधन में बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। जब तक कि आपके पास अतिरिक्त नियमित आमदनी और कर लाभ ना हो जो बी कॉन्टेंट के बिजनेस में होते हैं, तब तक रियल एस्टेट या तो ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धीमा है। कई लोग रियल एस्टेट में सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते
क्योंकि उनके पास ज़्यादा नगद पैसा होता है। सच तो यह है कि रियल एस्टेट के सर्वश्रेष्ठ सौदे आमतौर पर बड़ी धनराशियों के होते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ वही रियल एस्टेट सौदे मिल सकते हैं जिन्हें असली दौलतमंद लोग ठुकरा चुके हैं। इतने सारे लोग बिना डाउन पेमेंट वाले निवेश की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई डाउन पेमेंट होता ही नहीं है। जब तक कि आप सचमुच अनुभवी ना हो और आपके पास वक्त ज़रूरत से के लिए बहुत सारा नगद पैसा ना हो, तब तक बिना डाउन पेमेंट का निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश हो सकता है। चौथा, अपने संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दें। हमारे संघर्ष के दौर के बाद एक ऐसा समय आया जब हम ज़्यादा बड़ा मकान खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई वर्षों तक किम और मैं एक छोटे से मकान में रहते रहे जिसकी मासिक किस्त लगभग $400 थी। हम ज़्यादा महंगी कार खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लंबे समय तक सामान्य कारें ही चलाते रहे। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि इस दौरान हम अपनी अतिरिक्त आमदनी से अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 आलीशान कारें हैं, लेकिन वह मकान या कारें हमने नहीं खरीदी है, उन्हें तो हमारे संपत्तियों ने खरीदा है। हम तो सिर्फ उनका आनंद लेते हैं। जब मैं विलासिता के सामान कहता हूँ तो यह ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह की फिजूल खर्ची या दिखावटी चीज़ ही हो। यह तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप चाहते हो और जिसका आप आनंद लेते हो, लेकिन वह आपकी ज़रूरत से परे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो आजीविका की खातिर काम करता है, लेकिन उसे यह नौकरी कतई पसंद नहीं है। अगर आप उससे कहते हैं, सुनो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते, तो इसका जवाब में वह यह कहेगा, मैं तो इसे कब से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यह विलासिता नहीं है। सही बात है, कई लोगों के लिए नौकरी छोड़ना ही वह पहली विलासिता है जो वे चाहते हैं। आप वह विलासिता कैसे पा सकते हैं? उसी तरह जिस तरह किसी दूसरी विलासिता को पाते हैं। आप अपने व्यवसाय या अपने रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाली आमदनी से उसे खरीदते हैं। जाहिर है, इसके लिए आपको बड़ी संपत्तियां बनानी होगी ताकि वे आपको आपकी मनचाही चीज़ खरीद कर दे सकें। आपने देखा यह कैसे काम करता है? आप अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए अपनी आमदनियों का इस्तेमाल नहीं करते। आप तो निवेश, और जब वे पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने लिए विलासिता का सामान खरीदने की अनुमति दे देते हैं, और यह हमें सपनों की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय 16 पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय